जय हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैडेट कॉफी टाइम्स विद ALO प्रीति स्वामी। जी हाँ दोस्तों, आज वो बहुत बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम इस एपिसोड को डेडिकेट कर रहे हैं एसोसिएट NCC ऑफिसर्स को। जी हाँ, ANO जिन्हें हम जानते हैं, कैडेट्स बखूबी अपने ANOs और केयर टेकर ऑफिसर्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनकी जर्नी कैसे होती है, क्या क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या कोई अगर ANO बनना चाहता है या केयर टेकर ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, वो सारी बातों को हम आज अपने इस एपिसोड में लेके आए हैं। और इन सारी बातों को जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं ANO मैम शुभ मुदगिल मैम। सो वी वेलकम यू मैम। तो मैम जो है वो आर्मी विंग से हैं और इन्होंने अपना सारा यूँ कहें कि 15 ईयर्स की जो जर्नी है एज एन ANO वो अपने स्कूल में कैडेट्स को ट्रेन करने की निकाली है। तो सबसे पहले हम मैम से वो छोटी छोटी बातों को जानेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने ANO बनना जो चूज़ किया इस प्रोफेशन को कि हाँ मुझे ANO बनना है, वो क्या चीज़ था जिसने आपको मोटिवेट किया है? ANO बनने के लिए मैं पहले तो बताऊं आपको कि मैं NCC कैडेट रही हूँ। ओह अच्छा। तो उस एज ए NCC कैडेट जो टाइम पीरियड मेरा 7 इयर्स का गया, अच्छा। उसमें इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को नहीं मिल पाती। ओके। तो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कहीं बाहर की तरफ देखता भी नहीं है, सिर्फ स्कूल से घर, घर से स्कूल। करेक्ट। और इतना पैसा नहीं होता कि वो जो पेरेंट्स को कहे कि मैंने ये करना है, मैंने कोई एक्टिविटी कहीं ट्रैकिंग पे जाना है या कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा करने के लिए उनके पास कुछ है। तो मेरे मन में होता था कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले तो मैं उस स्कूल में NCC करवाऊंगी और उन बच्चों के लिए काम करूंगी कि जो जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। कि प्राइवेट स्कूल्स में या जिन पेरेंट्स के पास पैसे हैं वो कहीं डिफरेंट एकेडमीज में कहीं भी डाल सकते हैं, बिल्कुल, पर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो मेरे मन में था, तो जबकि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं थी, तब से मैंने ऐसे सोचा हुआ था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगी। तो आपने अपनी टीचिंग का जो करियर है वो कौन से स्कूल से शुरू किया? मैंने पहले तो बिफोर मैरिज तो चंडीगढ़ देव समाज में भी करा। अच्छा जी। तो उसके बाद मैरिज के बाद जब गवर्नमेंट जॉब मिली तो फिर मैंने वहाँ पे अपना कुराली में नहीं, पहले मैं गई थी एक और है डेराबस्सी के पास। ओके। पुखड़ी नाम स्कूल का है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है। तो वहाँ पे वो इतना इंटीरियर था, वहाँ के पेरेंट्स बच्चों को स्कूल ही बड़ी मुश्किल से भेजते थे। तो NCC के लिए तो मेरा ट्राई करना ही बेकार था। अच्छा। तो वहाँ 4.5 ईयर में वहाँ रही। जैसे ही 2005 में मैं कुराली आई अप्रैल में, मैंने मई में NCC अप्लाई कर दी। ओके। तो NCC अप्लाई करी, हम लकी थे। तो किसी और स्कूल ने विड्रॉ करनी थी तो इमीडिएट हमारे स्कूल को NCC मिल गई। और वो 15 इयर्स मेरे इतने अच्छे रहे, उन बच्चों के लिए इतना काम किया कि आनंद आता है वो चीज़ फील करके ही कि मैंने ये किया है। क्यों उन बच्चों को लेके जाना, और जब बच्चा आप सिंपल फर्स्ट टाइम मिलते हो और उसकी एक्टिविटी देखते हो, जब बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आता है तो उसमें वो कॉन्फिडेंस देखते हो तो आपको वैसे ही बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल मैम, आपकी यूनिफॉर्म से एक और बात आई, क्योंकि जैसे हम एसोसिएट NCC ऑफिसर बन जाते हैं तो हमें भी एक यूनिफॉर्म मिल जाती है। तो वो जब यूनिफॉर्म थी, क्या वो पैशन आपका शुरू से था या आपको बाई चांस मिल गया, वो भी पूछना चाहेंगे। नहीं, ऐसा है ना, जब हम दूसरों को कुछ एक्टिविटी करते देखते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल कि हाँ मैं भी ये करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो मैं ये करूँगी। जब मैं कुराली में आई ना स्कूल में तो मेरा मन करा मैं यहाँ करूँ, पर मैं जैसे होता है जब स्टार्टिंग में कोई किसी से मिलता है ना, फुली कॉन्फिडेंट नहीं होता तो पूछता है कि मैं कर लूँ, ऐसे औरों को पूछते हैं। तो कोई भी कहते बड़ा डिफिकल्ट वर्क है, आप नहीं कर सकते, आप ये मुश्किल है, ये होगा नहीं है, तो कोई साथ नहीं देगा, ऐसे होता रहा। तो मैंने सोचा, मैंने उस ईयर में मई में ही ना हॉलीडेज हो गई गवर्नमेंट की, तो मैंने उन हॉलीडेज में ये प्रोसेस अप्लाई कर दिया। तो हमें स्कूल में NCC मिली और उस NCC के बाद बच्चे TSC में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, ट्रैकिंग में, राजस्थान, केरला सब गए बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, इतनी एक्टिविटीज़। और जबकि फिर मैं उनको आप छोड़ के आती थी वहाँ पे जहाँ भी कैंप्स होते हैं। आपने जैसे बताया कि आप ANO बनी और आपका वो पैशन था, एज ए कैडेट भी आप थी, तो वो पैशन ने आपको और आगे मोटिवेट किया। और अभी आप बता रही हैं कि कैंप्स से रिलेटेड, तो आपके टेन्योर में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कैंप्स हुए जो आपके लिए अभी तक यादगार हैं? जब मैं कैडेट थी तो उस टाइम पे हमारे स्कूल ATC कैंप तो
जेन्युइन है, वो तो सब जगह होता ही है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है। सबसे पहले उस कैंप की एक्टिविटी बता दूं, जो सुबह बच्चों को कि एक ढीलापन होता है सुबह, करेक्ट। पर कैंप्स में आके सुबह 4:30-5 ही बच्चे उठ जाते हैं और उस पूरे प्रोसेस के लिए, दिन के लिए रेडी होते हैं। खाना पीना भूल के वो मार्च पास करनी है, उन्होंने रनिंग करनी है और उसमें कंपटीशन में जाना है, और एक लेआउट कंपटीशन होता है। हाँ जी, हाँ जी, किट हाँ जी, लेआउट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो करने में एक अलग आनंद आता है, चाहे आप रंगोली कर रहे हो, पत्तों से करनी है, किसी भी मीन्स माइंड एक्टिव और बिजी। करेक्ट, करेक्ट। जब बच्चों का माइंड बिजी होगा ना, तो क्रिएटिव होगा, तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव होगा। बिल्कुल। आपसे अभी इसी बात पे मेरे को एक क्वेश्चन अभी भी ध्यान आ रहा है कि जब हम बच्चों को किस क्लास में होते हैं जब इनका सिलेक्शन होता है एज ए कैडेट? 8th ऑनवर्ड्स होता है। ठीक है, तो 8th क्लास में जो भी हमारे कैडेट सुन रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो अगर आपके स्कूल में एनसीसी है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो आप जब बच्चों का सिलेक्शन करते हैं तो किस क्राइटेरिया को लेते हैं? जैसे बच्चे बहुत सारे आते होंगे, क्योंकि एनसीसी में बिल्कुल। सिलेक्शन करना बड़ा डिफिकल्ट होता होगा, तो आपके मतलब जहन में वो कौन सी बात होती है कि मुझे इस बच्चे में ये चाहिए ही चाहिए? देखो, सबसे पहले तो विलिंगनेस लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम क्लास में जाते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं विलिंग होते हैं, और वो कुछ बच्चे सिर्फ उनको ये पता लगता है कि खाने पीने को मिलता है, सिर्फ अच्छा। उसलिए आ रहे हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व करना है कि बच्चा किस उसमें आ रहा है। बिल्कुल। अगर बच्चा खाने पीने में भी आ रहा है ना, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है उसको मोल्ड करके उनको किसी उसमें लेके आना। मुझे एक एक्ट वो याद है, हाँ जी। हमारे 8th क्लास में एक लड़की फेल हो गई, अच्छा जी। तो उसके क्लास इंचार्ज ने कह दिया उनके पेरेंट्स को कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, आप प्राइवेट एकेडमी में डाल दो बच्चे को। ठीक है। तो मैं सुन रही थी, और वो बच्चे को ना, जितना भी इनोसेंट बच्चा होता है ना, वो ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है। हाँ जी। तो मोस्टली बच्चे इनोसेंट होते हैं, पर फिर भी कुछ ओवर एक्टिव होते हैं कुछ। तो मैंने सोचा कि नहीं, कि ये बच्चा अगर एकेडमी में चला जाएगा तो वहाँ खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके। स्कूल में रह के स्कूल टीचर्स के अंडर जो गाइडेंस होती है स्कूल में, वो डिफरेंट होती है। एकेडमीज में मनी माइंडेड होता है। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है। ओके। तो वो लड़की थी मोना। हाँ। जब वो 8th में फेल हुई तो मैंने उसके मदर को कहा कि आप कोई बात नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ इसकी। हाँ। तो मैंने टीचर को भी मनाया कि इसको एक बार एडमिशन दे दो, मैं देखूंगी। उसी टाइम में उसको कैंप में ले गई, अच्छा। एनरोल कर लिया। हाँ। एनरोल करके उसको कैंप में ले गई, और वो बच्चा इतना एक्टिव, 9th में 3rd आया। ओ वाह, हो देखिए, बहुत तो बढ़िया। मतलब कहने क्या है कि हमारे ऊपर बहुत कुछ होता है कि इसको क्या बनाना है। और एक अपॉर्चुनिटी जैसे एनसीसी देती है कि आप बच्चे से इंटरेक्ट करते हो, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो उसका कहीं ना कहीं क्रिएटिव लेवल जो है वो हमें दिख जाता है, हम कर सकते हैं। एक और बात मैम आपसे पूछनी है कि जब हम बच्चे को सेलेक्ट करते हैं, आपने देखा कि जैसे उसमें बच्चे में विलिंगनेस देखी, करेज देखा, कि करेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या लगता है कि एनसीसी उसे क्या देता है? एनसीसी उसे, मतलब अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि मैं एनसीसी क्यों ज्वाइन करूं, तो आपका उसके लिए क्या आंसर होगा? देखो, बच्चा जो होता है ना, उसको कुछ पता नहीं होता है। हाँ जी। उस लेवल पे सिर्फ उसको खाने पीने का पता होता है और खेल घूमने का पता होता है ना। तो उसको हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? कैसे? जैसे एक सीधा खड़े होना, पोस्चर। हाँ जी, बिल्कुल। जो बच्चे का पोस्चर है वो सारी जिंदगी कॉन्फिडेंट होता है अगर पोस्चर ठीक हो। बिल्कुल। और उसके इंटरव्यूज के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, सारे के लिए काम आता है वो पोस्चर। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मैंने एनसीसी में जो एक पोस्चर है और एक मेरी जो चाल है, हाँ जी, हाँ, वो जो है ना, वो मजा आता है कि वो एक्टिव होता है बंदा, ना वो झुकेगा ना कुछ, और वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। करेक्ट। और एक देखने वाले को भी आपको देख के जोश आता है कि हाँ, कि ये कुछ अलग सा है। अभी इसी बात से रिलेटेड मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आप कैडेट भी रही हैं, तो वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट वाला जो हमारा सेइंग है, तो आपको क्या लगता है कि एज एन एएनओ कि आपकी जो कैडेट की जर्नी थी उसने हेल्प किया आपको एएनओ बनने में? बिल्कुल जी, क्योंकि जब कैडेट होता है ना, वो आर्मी यूनिफॉर्म देख के इंस्पायर होता है, वो कहता है कि बस मैंने यही बनना है। अच्छा। हाँ जी। अंजुम को भी हाँ, यही हेल्प किया यही हेल्प करा है। बच्चा जो है वो अपने एएनओस को देखता है या अपने फैमिली को देखता है, और उसमें कोई ना कोई यूनिफॉर्म वाला हो तो फिर डेफिनेटली वो आगे बढ़ रही है। अभी मेरे को आपसे ये पूछना है कि जब हम एक कैडेट बन जाते हैं
और कैडेट के आपने बताया कि उसका पोस्चर ठीक हो जाता है, उसको डिसिप्लिन आ जाता है, बिल्कुल। उसको सबके साथ रहना आ जाता रहना आ जाता है ना, यूनिटी आ जाती यूनिटी है, आ काम जाती करने की है। आती और है। एक बेसिक बात है डिसिप्लिन में रहना, हाँ जी। जो कि आजकल सबसे बड़ी कमी है। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ सीख हाँ, जाता है। वो डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है कि हाँ पता है कि हाँ जो ये सर्केडियन सिस्टम है जो होता हाँ है, जी। हम कहते हैं कि सुबह सूरज उससे पहले उठो, ये सिस्टम हमारे एनसीसी में कितने सालों से हम फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं और बच्चा अपने आप ही अपने सीख आप जाते ही सीख वो जाता जल्दी है। उठना, वो नहीं तो ना? बच्चों ने कभी देखा ही नहीं डॉन पीरियड। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब एनसीसी में बच्चा आता है, ये सब चीज़ तो उसकी होगी, लेकिन उसकी क्या क्लासेस जो होती हैं, जिसे हम परेड कहते हैं, वो कितनी परेड उसको लगानी होती है, क्योंकि वो क्लासेस अलग होती हैं उसकी पढ़ाई के लेवल से, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हम ये वैसे तो 1 ईयर में 120 पीरियड्स होती हैं। ओके। तो उसमें ये है कि बच्चे का अगर तो सारी लें तो नॉलेज तो उसके लिए है ही है। हाँ जी बिल्कुल। बाय चांस अगर मिस हो जाती है तो बच्चा चलो अपने एएनओ से मिलके किससे मिलके वो कवर अप कर लेते हैं। ओके। तो बिल्कुल। 80% ट्रेड तो ज़रूरी है। तो जरूरी तो है। देखिए, आपको हम बता दें, जो भी हमारे कैडेट्स हैं जो सुन रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स कैडेट्स बनना चाहते हैं, कि आप 8th क्लास में अपनी 8th की एकेडमिक पढ़ाई तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपको एनसीसी की अलग पढ़ाई पढ़नी होती है। और वो आपके जो 120 पीरियड्स होते हैं, जिसे हम परेड्स कहते हैं, 3 पीरियड्स को मिला के आपका एक परेड बनता है। तो वो जो परेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट है और उसमें पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बात को चुन रहे हैं तो सोच लीजिए कि ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब मैं मैम आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप एएनओ बने, तो आपको फैमिली लाइफ भी होती है हमारी, और आपका अपना टीचिंग प्रोफेशन भी होता है जिसमें आप अपना एक अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और दूसरा एनसीसी का भी होता है। तो तीनों चीज़ों में हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं, या वो कौन सी वैल्यू होती है जो हमें एक्चुअली में मोटिवेट करके रखती है कि हाँ आप ये तीनों संभाल सकते हैं, आपके अनुसार? अगर आपके मन में इच्छा है ना कोई, हाँ जी। आप अपनी मर्जी से जो काम कर रहे हो ना, बिल्कुल। उसमें आपके लिए एनर्जी भी एक्स्ट्रा आती है। बिल्कुल। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है ना, हाँ जी। तो वो चाहे आप में जितनी मर्जी एनर्जी हो वो आपका काम नहीं होगा। विलिंगनेस है ना जो इंसान की, चाहे वो किसी बच्चे के लेवल पे हो, बड़ों के लेवल पे हो, किसी के लेवल पे भी हो, विलिंगनेस जो है ना वो मैटर करती है। ठीक है। तो जो हमारी टीचर्स हैं जो सुन रहे हैं और जो एक्चुअली में केयर टेकर ऑफिसर बनना चाहते हैं या एएनओ बनना चाहते हैं, तो आपको एक बात तो क्लियरली याद रखनी पड़ेगी कि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं वो तो आपका चलेगा ही चलेगा, उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एनसीसी की, और वो अलग से कोर्स आपको पढ़ाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ तीसरी बात आती है फैमिली की, क्योंकि आप कैंप्स पे जाते हो तो फैमिली को भी बैलेंस करना, और वो सब चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, या जैसे मैम ने कहा विलिंगनेस, वो जज्बा है, तो कोई भी चीज़ आपके पीछे आपको रोक ही नहीं सकती, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपसे मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे एज एन एएनओ, क्या आपके टाइम में वो स्ट्रगल, वो आपने जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो कैडेट से रिलेटेड थे या आपके एएनओ जर्नी से रिलेटेड थे या अपने स्कूल की जर्नी से रिलेटेड थे, वो जब सब आए तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैंने क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, कभी ऐसा लगा कि मेरे को छोड़ देनी चाहिए जॉब, कभी मेरे को नॉर्मल टीचर ही बनना है, व्हाई आई एम नाउ एएनओ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब इवन जब स्कूल रिटायरमेंट से पहले भी मुझे ये था कि कौन करेगा, मेरे को छूटे ना, कि बड़ी मुश्किल से मैंने ये स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने स्कूल में आके अपनी तरफ से अप्लाई करा है। पहले से मेरे आने से पहले नहीं थी एनसीसी। ओके। तो फिर मैंने आप स्टार्ट किया है, तो फिर वो होता है ना जो एक बच्चा पाला होता है तो उसकी पूरी परवरिश और उसको हम पूरा करते हैं कि अच्छी तरह से आगे चले। तो आपने कोशिश करी कि जिसके पास भी वो जाए। अब चल रही है स्कूल में, मैं 4 इयर्स हो गए मेरे वो रिटायरमेंट। अच्छा। हाँ, तो आप वो अच्छा खासा चल रहा है? चल रहा है। तो अभी मैं स्कूल गई तो वहाँ पे ना ये वेपन ट्रेनिंग की वो लगी, मैंने कहा ये तो स्कूल की है। मैंने कहा स्कूल में आके देखे गए वेपन ट्रेनिंग? कहते हाँ, जो अब नए सीओ आए हैं वो अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आपको और खुशी मिली? क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो हमारी बटालियन से 70 हमारे यूनिट से कुराली में स्कूल है, 70 किलोमीटर पटियाला से है। अच्छा। तो वहाँ से आना करने में थोड़ा सा वो है, हो जाता है कमी। अच्छा। तो मैंने पहली बार देखा कि पूरा वेपन ट्रेनिंग हुई है स्कूल में, तो अच्छा लगा। आपसे मैं एक और बात पूछना चाहूँगी, जैसे हम कैंप्स में जाते हैं तो फैमिली भी हमारी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि 10-10 दिन के कैंप होते हैं, और आप बता रही थी कुछ आर्मी अटैचमेंट कैंप्स की। तो ये कैंप्स के टाइम पे एक तो आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि फैमिली को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि जो एएनओज हमारे सुन रहे हैं या टीचर्स जो सुन रहे हैं उनके लिए मतलब क्या मैसेज होना चाहिए? मैम ये है, जैसे मेरी शादी हुई
मैं फुली डिवोटेड थी फैमिली के लिए। बिल्कुल। पर जब थोड़ा सा चांस, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे मैं सोचती थी अगर मुझे जॉब मिली तो हाँ जी। ऐसे होगा। हाँ। तो उसके जब जॉब मिल गई आफ्टर 12 इयर्स ऑफ मैरिज, ओके, अच्छा। उसके बाद फिर मुझे सपोर्ट मिली हस्बैंड की भी हाँ। और फिर इन लॉज की भी। ओके। मदर इन लॉ और फादर इन लॉ उनकी सपोर्ट मिली सबकी, और मेरा जॉइंट फैमिली है, मेरे देवरानी है। So, आपको वो तो फिर कैंप जॉइंट का फैमिली में, क्योंकि जब मैंने एनसीसी ये करा, ट्रेनिंग करी, तब तो वो बिल्कुल फिट थे, अच्छा। तो कोई मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। ओके। क्योंकि सपोर्ट हो ना अगर आपको फैमिली की, हाँ, हाँ। तो उसके लिए पहले आपको भी उस हिसाब से रहना होता है हाँ जिससे जी। आपको सपोर्ट मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है कि जो ये कैंप्स वगैरह आप कर पाए, बिकॉज़ आपका वो फैमिली सपोर्ट था, बिल्कुल, उसकी वजह से कर पाए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है मैम कि जैसे हमारे जो कैंप्स होते हैं, थोड़ा आप और थोड़ा हमारे कैडेट्स को बताएँगी कि कौन-कौन से कैंप्स होते हैं? जैसे आर्मी अटैचमेंट है, उसके अलावा और कौन-कौन से कैंप हैं और उन कैंप्स में एक्चुअल में हम सीखते क्या हैं? जैसे एटीसी कैंप है, एटीसी में तो फर्स्ट ड्रिल हो गई और किट लेआउट और जो चीज़ें और मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं, करेक्ट। और जो इसमें स्पोर्ट्स भी होती हैं, हाँ जी। क्योंकि एक एटीसी में फर्स्ट टाइम बच्चा राइफल होल्ड करता है हाँ जी। और उसको सीखता है। ऐसे हाँ। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और मेन होता है यूनिटी। हर टाइप का बच्चा आता है, प्राइवेट स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के, हर फैमिली से, हर हाँ जी। स्टैंडर्ड की फैमिली से आते हैं। करेक्ट। तो बच्चे ने कैसे मैनेज करना है, कैसे सीखना है, हाँ जी। मिलना जुलना और बात करनी, वो चीज़ें एटीसी में सीखते हैं। ठीक है। फिर जैसे ट्रैकिंग कैंप्स होते हैं, उसमें बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी पता लगती है। जैसे हम खड़े हैं तो हम देखें ओ इतना ऊंचा पहाड़ कैसे, जब हम पहुंच जाते हैं अच्छा मैंने कर लिया ये, हाँ। तो बच्चे में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ, वो ट्रैकिंग है कैंप ना। हेल्प करता तो है। जैसे आर्मी रेजिमेंट कैंप की बात कर रही हूँ, अब मेरे ख्याल नहीं लगते, अभी मैंने देखे नहीं। एज ए एएनओ मैंने नहीं कोई भी लगाया, एज ए कैडेट लगाया था। तो मुझे वहाँ पे अच्छा लगा था कि जैसे हम पेशेंट को कैसे स्पॉन्जिंग करते हैं, क्योंकि लाइफ में सबके आना है ऐसे सीन, करेक्ट। हाँ जी। बिल्कुल। बीमारी सबके घरों में होती है। तो हाँ जी। अगर पेशेंट है किस लेवल का है, कैसे उसकी केयर करनी है, और उसकी बेडिंग कैसे सेट करनी है, और उसका कंबल जो होता है उसको कैसे करना है कि वो इजी रहे, वो चीज़ें जो सीखी हुई है ना, वो वो आज मुझे तक बहुत आपके पास आनंददायी लगती हैं कि वाओ, ऐसे कौन कहाँ सिखाता है। हाँ। हर पेरेंट्स को नहीं पता होता है बिल्कुल। ऐसी चीज़ें। बिल्कुल। तो जो कि आर्मी अटैचमेंट कोर्स इसमें देखी, कैंप में मैंने देखी हैं, और ट्रैकिंग कैंप देखे हैं बहुत सारे, बच्चों ने भी लगाए हैं मेरे। और उस वहाँ पे भी बड़ी फ्लोरा फोना ऐसे और एक्टिविटीज़ के बारे में नॉलेज होना, और वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी जड़ी बूटी है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो चीज़ें Okay. नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन तो आप कहाँ से भी खरीद के खा लो, करेक्ट। जब आपको ये दूसरी चीज़ें होती है जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, उनका जो बेनिफिट आपने लेना सीखना है, हाँ जी। वो सिखाता है कैंप्स में। हाँ, होता है। और आपने आरडीसी कैंप्स भी अपने लिए एज ए कैडेट या फिर अपने एएनओ के टाइम में कुछ अटेंड किए हैं या करवाए हैं बच्चों को? हाँ जी, मैंने अपने टाइम पे तो मेरी पूरे फुल ईयर मेरी आरडीसी के लिए? आरडीसी की सिलेक्शन हो गई थी, आरडीसी के लिए। अच्छा। और फिर जिस दिन टीम यहाँ से जानी थी, ओके। उस दिन मुझे फिर ड्रॉप कर दिया गया किसी कारण, ओके। ओके। किसी का। तो अदरवाइज आप पूरे अदरवाइज तैयार थे? हाँ, तो क्योंकि मैं वहाँ पे राग वगैरह, एक हमारे मेरी पार्टनर थी, हाँ जी। उसने राग गाना था तानपुरे से, मेरे को तबला मैंने सेट किया था उसके साथ। ओके। ओके। तो क्रॉस कंट्री भी अच्छी थी, मैं ड्रिल भी बहुत अच्छी थी। ओके। तो इतना जोश था कि मेरे को कोई मना नहीं कर सकता। अच्छा। ऐसा था मुझे। ओके। तो जब कोई ऐसा सीन आ जाए तो आप बहुत गिरावट होती से है। हाँ। तो वो जो मन में बैठी हुई थी कि भाई मैं रह गई, हर्ट हो गई थी, तो वो मैंने एनसीसी स्कूल में स्टार्ट करके और बच्चों को क्या भेज बात के है। मैंने वो अपना मन पूरा अपना किया है। पूरा किया। क्या बात है मैम ने बहुत सही कहा कि अपने करेक्ट लाइफ में उन्होंने वो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं देखा था कि उनकी सिलेक्शन रुक गई थी किसी कारण, लेकिन फिर उन्होंने वो ठान लिया कि मैं अपने बच्चे को थल सेना कैंप तक जरूर भेजूंगी, मैं आरडीसी तक जरूर भेजूंगी, और वो उन्होंने किया। लास्ट में मैम आपसे बस यही पूछना चाहेंगे कि क्या आपका मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए भी जो हमें सुन रहे हैं, और टीचर्स के लिए भी जो एक्चुअली में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आपका पैगाम? देखो, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो विलिंग है। बिल्कुल। और जो नहीं करना चाहते ना, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो भी मोटिवेट हों। बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि आपको आम नहीं मिल सकती। अगर आपको झिड़कियाँ भी मिल रही हैं ना कैंप में, तो उससे भी आप सीखते हो। बिल्कुल। कोई गलत एक्टिविटी होती है, उससे भी कोई अगर आपको समझाता है तो आप वो लाइफ लॉन्ग वो सीख जाते हो। बिल्कुल। 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 अब और मैं बताऊं, कैंप्स में जो स्नेक बाइट होता है,
वो बताते हैं कि स्नेक बाइट से कैसे बचना है, कहाँ से बांधना है, क्या करना है, वो हमारे कैंप्स में सिखाया जाता है, बिल्कुल सही बात एनसीसी है। कैंप्स। पर छोटी छोटी जो लाइफ की चीजें हैं ना, जो हमारे काम आनी है लाइफ लॉन्ग, तो जो कि हमें ये कह लो कि फ्री में कह लो कि आपको सब कुछ दिया जाता है, कि हमारे देश के बच्चे जो हैं वो पूरे फिट हों, मेंटली भी फिजिकली भी। अगर हमारा यूथ फिट होगा तभी तो देश बिल्कुल आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैम ने कितने प्यारे तरीके से सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया है एज ए कैडेट भी कि क्या जर्नी होती है, वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। और देख सकते हैं मैम की पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होता है कि वो अपने टाइम पे तो कैडेट जो रही थी वो तो था ही, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जब एएनओ की अपनी ट्रेनिंग ली और उसके बाद अपने स्कूल में एनसीसी चलाया तो उसको भी कितने फुल फ्लेज होकर चलाया मैम। और उसके साथ साथ मैम ने ये भी बताया कि हमें जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है वो सीखना है, चाहे वो बेडिंग है, बेडिंग कैसे लगानी है, या स्नेक बाइट वाला छोटा सा इंसिडेंट हो गया, या बॉडी का पोस्चर हो गया, या कल्चरल की कोई एक्टिविटीज़ होगी। तो जो एक कैडेट होता है वो सब में स्टैंड आउट होता है और वो हमेशा उसकी किसी भी चाहे प्रोफेशन में वो चला जाए उसकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती ही करती है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हेयर। और हम अपने सारे लिसनर्स और व्यूअर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारा पूरा एपिसोड सुना, ध्यान से सुना, और इन सभी बातों को आपने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं अपने नए एपिसोड के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।